दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कोनी नाम की लड़की को दिखाते हुए, जिसे पुलिस ने आधी रात आकर घर से अरेस्ट कर लिया। लेकिन क्यों? इसके लिए कहानी पास्ट में घूमती है, जहां हम कोनी के हस्बैंड रिक को देखते हैं, जो कि आईआरएस का ऑडिटर था। ये दोनों पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे, इसलिए दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा होता था। रिक कोनी के इलाज पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है, लेकिन कोनी का मिसकैरेज हो जाता है। अब रिक ऐसी नौकरी करता था जिसमें उसे ज्यादा वक्त बाहर ही रहना पड़ता था, जिससे कोनी घर में बिल्कुल अकेली रहती है। और जब रिक घर में होता है तो दोनों के बीच लड़ाई होती है। रिक कोनी के फिजूल खर्चे और उसके ट्रीटमेंट पर खर्च हुए पैसों के लिए उसे ताने देता है और कूपन की आदत के लिए भी उसे डांटता है। लेकिन कोनी कूपन इकट्ठा करती है और उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीद लेती है। कोनी इस सारे सामान को अपने होने वाले बेबी के रूम में भर देती है ताकि बेबी की यादें, फोटो वगैरह ढक सके। कोनी घर में अकेली रहती थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन जोजो के साथ दोस्ती कर लेती है। जोजो यूट्यूब चैनल चलाती है जो सेविंग टिप्स के ऊपर है। जोजो और कोनी दोनों को पैसे बचाने का काफी शौक था, इसलिए दोनों कूपन निकालती रहती है। जोजो का एक दोस्त अर्ल है। यूट्यूब चैनल के अलावा जोजो घर घर जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट भी सेल करती है, लेकिन इसमें उसे कुछ खास फायदा नहीं होता। कोनी बहुत सारे कूपन्स मार्केट लेकर जाती है और कैशियर को बहुत सारे कूपन्स देती है, जिससे दूसरे लोग का नंबर आने में टाइम लगता है। कूपन्स की वजह से कोनी का बिल बहुत कम हो जाता है। कोनी हमेशा एक ही बात कहती थी, पैसों पर नजर रखे, डॉलर अपना खुद ख्याल रखेगा। एक दिन कोनी बेबी के रूम में सामान रख रही होती है कि तभी उसकी नजर वॉल के एक स्टिकर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे बच्चे ना होने का गम सताने लगता है। परेशान होकर कोनी बासी खराब सीरियल्स खाने लगती है। खराब सीरियल्स को लेकर कोनी कंपनी को शिकायत करती है और कंपनी कोनी को कुछ दिनों में कूपन फ्री देती है। साथ ही कंपनी खराब प्रोडक्ट के लिए माफी का लेटर भी देती है, जिसे देखकर कोनी स्टोर जाती है। कैशियर ग्रेग कहता है कि ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं दिया गया, बल्कि कंपनी अपने खराब प्रोडक्ट के लिए हर कस्टमर को देती है। ये सुनकर कोनी थोड़ी अपसेट हो जाती है। लेकिन फ्री कूपन का सुनकर कोनी के दिमाग में आइडिया आता है और वो बहुत सारी कंपनीज को उनके सही प्रोडक्ट होने के बाद भी शिकायतों से भरे ईमेल्स सेंड करती है, जिसकी माफी में उसे कंपनीज कूपन देती है। जब कोनी के पास बहुत सारे कूपन्स जमा हो जाते हैं तो वो जोजो को भी दिखाती है। जोजो इन कूपन्स को खरीदने के लिए कहती है ताकि वो कम दाम में खरीद सके। जोजो की ये बात सुनकर कोनी को फिर से एक आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना फ्री में मिले सामान से प्रॉफिट कमाया जाए। ये बिजनेस आइडिया जोजो को भी पसंद आता है, लेकिन पहले ये मना करती है, पर फिर अपने कर्जे को चुकाने के लिए कोनी के साथ मिल जाती है और दोनों इसके बारे में रिसर्च कर पता लगाती है कि कूपन्स मैक्सिको में बनाए जाते हैं। इसलिए दोनों प्लान बनाकर यहाँ से कूपन्स चुराने के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ हम केन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि मार्केट में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए काम करता है। शॉप में केन को एक नकली कूपन के बारे में पता चलता है। जिस बूढ़ी औरत को ये कूपन मिला था वो पुरानी कस्टमर थी जो कि इसे बदलने के लिए कहती है, लेकिन केन रूडली मना कर देता है। केन का मिजाज काफी गुस्सैल और चिड़चिड़ा टाइप था। ऐसी जब केन फ्लाइट में होता है तब भी वो एक बच्चे को विंडो सीट देने से मना कर देता है और फिर अपने घर पे आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केन अकेलेपन की वजह से चिड़चिड़ा हो गया है। अब हम जोजो और कोनी को कूपन फैक्ट्री के बाहर नजर रखते हुए देखते हैं, जो थोड़ी देर में इस फैक्ट्री से निकले कपल को अपने प्लान में शामिल करने का फैसला करते हैं। ये दोनों दोस्त इस कपल का पहले यकीन जीतती हैं, फिर सारी हकीकत बताती हैं कि मैक्सिको से कूपन्स चुराने के बाद हम लोग इन्हें अमेरिका में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। रोसा को इनका आइडिया पसंद आता है क्योंकि इस कपल को भी कुछ हिस्सा मिलने वाला था, जिससे इनके आने वाले बच्चे का भविष्य बेहतर हो सकता था। वैसे भी ये कपल पैसों की तंगी से गुजर रहा था, इसलिए जोजो और कोनी का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। ये दोनों कूपन कंपनी में ही काम करते थे, इसलिए ये कोनी को बताते हैं कि फैक्ट्री 2 हिस्सों में बटी है। एक में कूपन प्रिंट होते हैं और यही अलेजेंड्रो काम करता है, वही जो दूसरे हिस्से में रोसा काम करती है। अलेजेंड्रो एक्स्ट्रा कूपन्स को कोनी को भेजने का फैसला करता है। अब जब इनका ट्रक बाकी कूपन्स को लेकर अमेरिका जाएगा तो इनका कूपन्स का बॉक्स भी साथ ही चला जाएगा। अब चूंकि ये लीगल काम नहीं था तो इनके फंसने के चांसेस भी कम थे। इस प्लानिंग से कोनी को पहला कूपन्स का बॉक्स मिलता है और ये जोजो के चैनल पर प्रमोशन का काम कर अपने काम को तेजी से आगे फैलाती है और उनका ये प्लान भी काम कर जाता है और जल्दी इनको खूब प्रॉफिट होता है। इधर कैन के मैनेजर्स जो थे वो इसे कॉल कर नुकसान के बारे में बताते हैं, इसलिए कैन इस नुकसान के पीछे की वजह जानने में लग जाता है, जिसमें कैन एक कूपन के पीछे दिए गए क्रेडिट कार्ड के नंबर का पता लगाता है जिसने इन सभी कूपन्स को खरीदा था। जांच पड़ताल करने के बाद कैन उस महिला के घर जाता है जिसने इस कूपन का इस्तेमाल किया था। ये महिला कूपन्स बेचने वाली कंपनी के साथ यूट्यूब चैनल पर की गई प्रमोशन के बारे में सब बता देती है। कैन भी इस साइट पर जाता है जहाँ उसे एक मोटो लिखा दिखता है, जो ये था कि अगर आप पैसों का ध्यान रखेंगे तो डॉलर अपने आप बच जाएंगे। इधर जोजो और कोनी के होश उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसे अकाउंट में आने की वजह से उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है।
अब उन्हें ये भी साबित करना होगा कि वो पैसा इलीगल तरीके से नहीं कमाया जा रहा है, लेकिन ये कैसे करें इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर इन्हें डार्क वेब पर एक फेमस हैकर टीना नाम की एक लड़की का पता चलता है। टीना इन दोनों से कहती है कि तुम्हें खुलकर प्रमोशन करना नहीं चाहिए। सबसे पहले जोजो की प्रमोशन वीडियो हटवाती है और फिर एक ऐसा काम दिखाने को कहती है जो लीगल हो। इस काम के लिए इन्हें नए आईडी, नए घर और इस बिजनेस को खुफिया रखने की जरूरत है। टीना इन्हें सलाह देती है कि तुम 6 महीनों तक इन पैसों का इस्तेमाल मत करो जब तक हम तुम्हारी असली पहचान को मिटाने में कामयाब नहीं हो जाते। इस काम के लिए दोनों टीना को कमीशन का 10% देती है। इस तरह टीना के बताए रास्ते पर चलने की वजह से केन को कोई भी सुराग नहीं मिलता, इसलिए केन इस केस को लेकर FBI के पास जाता है। अब क्योंकि ये कूपन से जुड़ा छोटा सा केस था, इसलिए FBI इसे ज्यादा सीरियसली न लेते हुए अपने सबसे लो लेवल के एम्प्लॉय को हैंडल करने को कहता है। इधर जोजो कोनी मिलकर जोजो के ब्यूटी ब्रांड बिजनेस के साथ में अपने कूपन्स के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और फेक आईडी का यूज कर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ऐसे 6 महीने गुजर जाते हैं और अब ये दोनों पैसा उड़ाने के लिए बहुत खुश होती हैं। कोनी को रिक की बात याद आती है कि उन्हें महंगा सामान खरीदना चाहिए ताकि जब वो उसे बेचे तो अच्छी कीमत मिल सके। इसके बाद कोनी बैंक जाकर कॉस्मेटिक ब्रांड के बिजनेस का बहाना बनाकर पैसे निकाल लाती है। पैसे मिलते ही कोनी और जोजो अपनी जिंदगी की पहली महंगी ट्रिप और शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है, जहां ये स्पोर्ट्स कार, बोट्स, प्राइवेट जेट और यहाँ तक कि गन्स भी खरीदने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों लास वेगास की ट्रिप पर जाते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर बात करती हैं। जोजो बताती है कि मैं इन पैसों से अपनी माँ के कर्जे को चुका दूंगी, वहीं कोनी माँ बनने की इच्छा जाहिर करती है। इसी बीच केन को FBI की तरफ से कॉल आता है जिसमें अल्बर्ट कहता है कि इन्फॉर्मेशन को मिटा दिया गया है, अब कूपन्स मेल्स के जरिए भेजे जा रहे हैं, इसलिए पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्बर्ट इसके लिए एक्सपर्ट की मदद लेने की बात कहता है। और फिर एक दिन केन की मुलाकात साइमन से होती है, जो कि पूरे मामले को सुनने के बाद इसे हैंडल करने के लिए राजी हो जाता है और केन से कूपन्स मंगाने के लिए कहता है ताकि पता लगाया जा सके। जब केन का कूपन आता है तो साइमन जान लेता है कि इस पर कैंसास सिटी का लेबल लगा हुआ है, लेकिन जब ऑनलाइन स्टैम्प्स को देखते हैं तो पता चलता है कि ये एरिजोना से आया है। ये सब देखकर साइमन फिनिक्स जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि केन फिनिक्स की सुपरमार्केट के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए साइमन उसे साथ चलने के लिए कहता है। इधर कोनी जोजो के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि कोनी के पास मां बनने का ये आखिरी मौका है। ये सुनकर कोनी खुश होती है। अब चूंकि कोनी ने रिक को इस बारे में नहीं बताया था, इसलिए कोनी ट्रीटमेंट के लिए अपने पति की जगह किसी डोनर को सिलेक्ट करती है। इसके बाद इन दोनों से कांटेक्ट कर पैसों के बारे में पूछती है। जब इसे पता लगता है कि इन दोनों ने पैसों को खूब खर्च किया है और बहुत महंगा सामान खरीदा है, तो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने तो पहले ही पैसों को ठिकाने लगाने के लिए जोजो के ब्यूटी ब्रांड के बिजनेस को शुरू कर दिया था। अब जल्दी इन महंगे सामान को बेचकर रोजाना थोड़े पैसे बैंक में जमा कराओ। अब रिक काफी टाइम बाद जब आता है तो उसे नया टीवी दिखता है, जिस पर कोनी बताती है कि मैंने सेल करने का काम शुरू कर दिया है और अब कूपन्स के शौक को भी छोड़ चुकी हूँ। लेकिन रिक का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होता, इसलिए कोनी को एहसास होता है कि उसने रिक के बजाय डोनर को चुनने का फैसला गलत नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ साइमन और केन स्टोर के हर कैशियर से मिलते हैं और फिर जब ये ग्रेग से मिलता है तो इन्हें एक बड़ा क्लू मिल जाता है। ग्रेग के स्टोर से ही कोनी सामान खरीदा करती थी, लेकिन ग्रेग को इसका नाम नहीं पता था। लेकिन ग्रेग उसका हुलिया बता देता है। उसकी कहावत को दोहराता है कि पैसों का ध्यान रखें, डॉलर अपना ख्याल खुद रख लेगा। यही लाइन केन ने भी साइट पर पढ़ी थी, इसलिए उन्हें एहसास होता है कि ये केस को सुलझाने में काफी हद तक कामयाब हो गए। इसलिए दोनों पास के पोस्ट ऑफिस जाकर कूपन वाली महिला के बारे में पूछते हैं। यह अर्ल भी थी, जिसका बॉस साइमन को बताता है कि ये अपनी फ्रेंड जोजो की सेविंग टिप्स की वीडियो देखता है। इधर कोनी और जोजो अपने खरीदे गए सामान को बेचने के लिए परेशान थे, लेकिन तभी इन्हें कैफे में 2 लोग मिलते हैं जो कि गन क्लब से ताल्लुक रखते थे। इनसे बात करके कोनी और जोजो अपनी हथियार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। गन लीडर को जोजो और कोनी डिस्काउंट देकर सारी गन बेच देती हैं। वहीं साइमन और केन अर्ल से पूछताछ करते हैं, लेकिन अर्ल जोजो का नाम नहीं लेता और जब यहाँ से रिहा होता है तो जोजो के घर जाकर उसकी माँ को लेटर देता है, जिसे साइमन और केन देख लेते हैं। लेकिन इस बात का पता अर्ल को नहीं होता। रात को जोजो घर आती है तभी साइमन और केन बाहर उसे देख लेते हैं और इन लोगों को एहसास हो जाता है कि प्रमोशन करने वाली लड़की यही है। सुबह जोजो अपनी माँ से किसी बात को लेकर झगड़ा करती है, इसलिए वो लेटर पर भी ध्यान नहीं दे पाती और अपने प्राइवेट बिजनेस हाउस की तरफ जाने लगती है और इसका पीछा करते हैं साइमन और केन। यहाँ जब ये दोनों कोनी को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ग्रेग ने इसी कूपन वाली लड़की की बात की थी, इसलिए अब ये दोनों इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक टीम बनाते हैं। रात को जोजो अपने घर पे होती है और अब वो अर्ल का लेटर पढ़ती है, जिसमें शहर छोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन इतने में साइमन की टीम आकर कोनी और जोजो को पकड़ लेती है। ये खबर न्यूज चैनल पर भी ट्रेंड करने लगती है और जब अर्ल जोजो को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। जोशी और रिक पूछताछ में मना करते हैं।
कि वो इस सब के बारे में नहीं जानते थे और फिर ये दोनों ऑफिसर्स का साथ देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। शुरू में तो जोजो पूछने पर इनकार करती है कि वो ये सब नहीं जानती, लेकिन जब उसकी वीडियो दिखाई जाती है तो वो गुनाह कबूल करती है। इधर कोनी भी अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। जोजो की तो अर्ल बेल करा लेता है, लेकिन रिक कोनी से बेल कराने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर कोनी गुस्से में रिक से डिवोर्स मांगती है और रिक चला जाता है। अब ऑफिसर्स को नकली कूपन्स के बारे में शामिल और लोगों का भी पता चलता है, लेकिन जब तक ये रोसा और उसके हस्बैंड को गिरफ्तार करने जाते तब तक वो घर छोड़ के चले गए होते हैं और मेक्सिको सरकार भी उनका पीछा करने से मना कर देती है। कोनी अपनी रिहाई के लिए एक महंगा वकील करती है, जो कि कोनी की गलती छुपाने के लिए कंपनियों की खामियों को लेकर बात करता है। कोर्ट कोनी को 10 दिन की जेल और 1 साल का प्रोविजन का फैसला सुनाती है, जबकि जोजो को पैरोल के साथ 11 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। इस पर साइमन और केन राज्य के वकील से जवाब मांगते हैं, जिस पर ये इन्हें बताता है कि औरतों के लिए उदारता दिखाई जाती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। साइमन काम खत्म होने के बाद वापस अपनी जगह चला जाता है और केन का बिहेवियर भी ठीक होने लगता है। कोनी को रिक ने डिवोर्स दे दिया था और जो उसका ट्रीटमेंट था वो भी काम कर गया था, यानी अब कोनी प्रेग्नेंट थी। वहीं जब पुलिस कोनी और जोजो का सारा पैसा जब्त करती है तो कोनी के घर में रखे खाने के डिब्बों को छोड़ जाती है जिसमें पैसे रखे थे। जोजो इन पैसों को लेकर अर्ल के साथ दूसरी जगह चली जाती है और फिर से एक ब्यूटी ब्रांड के बिजनेस की शुरुआत करती है, जिनके पीछे इनका वही पुराना शातिर प्लान छुपा था। लेकिन अभी कोनी के बाहर निकलने का वेट था और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।